नमस्कार। आज हम एक ऐसे गणितीय दिमाग की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया को सचमुच हैरान कर दिया। श्रीनिवास रामानुजन। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास उनके जीवन पर आधारित लेख श्रीनिवास रामानुजन, गणित का असीमित जीनियस, इसके कुछ अंश हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस असाधारण प्रतिभा के पीछे का जो सफर है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसी प्रतिभा जो किसी बने बनाए सांचे में फिट नहीं हुई। हाँ, जिसने अपने नियम जैसे खुद ही गढ़े हों। सही कहा। ये दिखाता है कि जो मेधा होती है वो पारंपरिक रास्तों की मोहताज नहीं होती, कभी कभी तो बिल्कुल अलग पनपती है। और ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के ईरोड में 22 दिसंबर 1887 को। एक साधारण परिवार, साधन भी सीमित, लेकिन यहीं एक असाधारण दिमाग वो आकार ले रहा था। कहते हैं सिर्फ 12 साल की उम्र में। हाँ, वो कॉलेज लेवल की ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की किताबें न सिर्फ हल कर रहे थे, बल्कि अपने खुद के प्रमेय, अपने थ्योरम्स बना रहे थे। सोचिए जरा, ये सिर्फ सीखना नहीं था। नहीं, ये तो गणित को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना था, है ना? हाँ, ये उनका सहज ज्ञान था, उनकी गहरी अंतर्दृष्टि का प्रमाण। जहां दूसरे नियम सीखते हैं, रामानुजन नियमों को जैसे महसूस करते थे, वो उन्हें बनाते थे। अच्छा, शायद यही वजह है कि जो औपचारिक शिक्षा थी स्कूल कॉलेज वाली, वो एक चुनौती बन गई उनके लिए। हाँ बिल्कुल, गणित में मन ऐसा रमा कि बाकी विषयों में वो पिछड़ते चले गए। और नतीजा ये कि कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं कर पाए, फिर नौकरी का भी अभाव रहा। ये वाकई में दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ अरुचि थी बाकी विषयों में, या उनका सोचने का तरीका इतना अलग था कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उसे संभाल नहीं पाई? मुझे लगता है दूसरा वाला ज्यादा सही है। उनका दिमाग वो एक सीधी रेखा में नहीं सोचता था। अच्छा। हाँ, खासकर जब बात नंबर्स की हो, संख्याओं की, वो कई दिशाओं में एक साथ सोचता था। और ये हमारी रटने वाली या सभी विषयों पर बराबर ध्यान देने वाली प्रणाली से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी वो दृढ़ता दिखती है। हाँ, उन्होंने अपने गणितीय विचारों, सूत्रों, प्रमेयों को नोटबुक्स में लिखना जारी रखा। वही मशहूर रामानुजन नोटबुक्स। जी हाँ, वो सिर्फ नोट्स नहीं थे, वो उनके दिमाग की पूरी प्रयोगशाला थी। कमाल है। उनमें इन्फिनिट सीरीज, नंबर थियरी, मॉड्यूलर फॉर्म्स जैसे जटिल विषयों पर ऐसे नतीजे थे जो उस समय के बड़े बड़े गणितज्ञों के लिए भी एकदम नए और आश्चर्यजनक थे। और बिना औपचारिक प्रूफ के, है ना, सीधे नतीजे लिखते थे। हाँ, यही उनकी खासियत थी। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट 1913। हाँ, 1913, जब उन्होंने अपने काम के कुछ सैंपल इंग्लैंड भेजे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जाने माने गणितज्ञ G.H. हार्डी को। सोचिए, एक अनजान भारतीय क्लर्क का खत जिसमें दुनिया हिला देने वाले गणितीय सूत्र। हार्डी की पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी? संदेह। जाहिर है, संदेह तो लाजमी था। हार्डी और उनके सहयोगी लिटिलवुड, उन्होंने वो पन्ने देखे और वो हैरान रह गए। कुछ सूत्र जाने पहचाने थे, पर कई बिल्कुल नए, अनोखे, अद्भुत। हार्डी का वो मशहूर कथन याद है? हाँ, बिल्कुल। ये सूत्र या तो किसी धोखेबाज ने लिखे हैं या फिर ये किसी जीनियस का काम है। और ये मुझे धोखेबाजी नहीं लगती। सही। उन्हें उन सूत्रों की गहराई, उनकी मौलिकता का अंदाजा हो गया था, भले ही उनके पीछे के तर्क या प्रूफ गायब थे। ये हार्डी की भी महानता थी कि उन्होंने इसे पहचाना। बिल्कुल, इस अपरंपरागत प्रतिभा को पहचानना भी बड़ी बात थी। और फिर हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज बुला लिया। ये तो जैसे दो अलग अलग गणितीय संस्कृतियों का मिलन था, नहीं? हाँ, एक तरफ हार्डी जो गणितीय कठोरता, प्रूफ, उस पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ रामानुजन जिनकी प्रतिभा सहज ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर आधारित थी। हाँ, और ये एक अनोखा तालमेल बना। हार्डी ने रामानुजन को औपचारिक प्रमाणों का महत्व सिखाया, और रामानुजन के काम ने हार्डी और पश्चिमी गणित जगत को सोचने के नए रास्ते दिखाए होंगे। बिल्कुल, जैसे संख्याओं के विभाजन पार्टीशंस ऑफ नंबर्स पर उनका काम, या उनके वो रहस्यमय मॉक थीटा फंक्शंस। अच्छा, ये सब उनकी अद्भुत अंतर्दृष्टि के उदाहरण हैं। और कमाल की बात यह है कि उनका काम आज भी क्रिप्टोग्राफी, स्ट्रिंग थियरी, कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड का अनुभव उनके लिए सिर्फ एकेडमिक रूप से ही चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, व्यक्तिगत स्तर पर भी मुश्किलें आईं। हाँ, निश्चित रूप से। इंग्लैंड की सर्द जलवायु, फिर खान पान की आदतें,
वो कट्टर शाकाहारी थे और अपना खाना खुद बनाते थे। हाँ, सुना है। और शायद वो सांस्कृतिक अकेलापन भी रहा हो। इन सब ने मिलकर उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला। टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें घेर लिया। हाँ, बहुत दुखद। इतनी बड़ी प्रतिभा और स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। 1919 में वो भारत लौटे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही साल 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उफ। सोचकर ही अफसोस होता है कि अगर वो और जीते तो गणित को और क्या खजाने मिलते। ये गणित जगत के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी विरासत वो अमर है। हाँ, उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन पर जो फिल्म बनी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, उसने भी उनकी कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। तो रामानुजन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि असाधारण प्रतिभा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जन्म ले सकती है। और अगर जुनून हो, दृढ़ संकल्प हो, तो बाधाएं पार की जा सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये हमें गहरा सवाल सोचने पर भी मजबूर करती है, जिसे श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि रामानुजन की कहानी प्रतिभा और अवसर के इस जटिल रिश्ते पर क्या रोशनी डालती है। आज के दौर में जहां साधन शायद अलग हैं, हम ऐसी अपरंपरागत, लीक से हटकर सोचने वाली प्रतिभाओं को कैसे पहचानें? और कैसे उन्हें पनपने का माहौल दें, खासकर तब जब वो स्थापित मानकों पर शायद खरे न उतरते हों। सही, ये एक सोचने वाली बात है।